वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्रैहम ने कहा था कि शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट भले ही एक वोटिंग मशीन और इरैशनल हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट्स अ वेइंग मशीन। लॉन्ग रन में स्टॉक के रिटर्न्स कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की लाइन में ही रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिनके नंबर स्ट्रॉन्ग हैं, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट हैं, लेकिन फिर भी मार्केट उन्हें रिवॉर्ड नहीं कर रहा। मतलब या तो मार्केट ने इग्नोर कर दिया है या फिर ये री रेटिंग होने की तैयारी में है। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे ही स्टॉक्स की जिनके नंबर स्ट्रॉन्ग हैं, बैलेंस शीट सॉलिड है और वैल्यूएशंस सिंगल डिजिट पी रेशियो और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ। 1906 में स्टैब्लिश बैंक ऑफ इंडिया देश का एक मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 73% स्टेक है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। ये एक फुल सर्विस कमर्शियल बैंक है जो डिपॉजिट्स मोबिलाइज करता है और क्रेडिट डिप्लॉय करता है देश के सभी मेजर सेगमेंट्स में, जिसके ऑपरेशंस 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं। पहला, ट्रेजरी ऑपरेशंस। ये सेगमेंट बैंक के पूरे इन्वेस्टमेंट और मार्केट रिस्क पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट फंडिंग, फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेगमेंट ने 22,735.88 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, जो बैंक के टोटल रेवेन्यू का 27.9% है। दूसरा, रिटेल बैंकिंग, जो कि बैंक का सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 31,053.26 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन दिया, जो बैंक के टोटल रेवेन्यू का 40.2% है। ये सेगमेंट डिजिटल चैनल्स को ट्रेडिशनल ब्रांच सर्विसेज के साथ मर्ज करता है, जो करंट और सेविंग्स अकाउंट के अलावा टर्म और रेकरिंग डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं। लेंडिंग साइड पे ये पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस प्रोडक्ट्स देता है, होम, ऑटो, पर्सनल और गोल्ड लोन्स। रिटेल सेगमेंट में डिपॉजिट मिक्स अभी भी टर्म डिपॉजिट्स की तरफ ज्यादा है, जो 46% है, जबकि करंट और सेविंग्स अकाउंट यानी कि कासा का हिस्सा 40.28% है और कासा बैलेंस 3.9% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2,80,283 करोड़ हो गया है फाइनेंशियल ईयर 25 में। तीसरा, होलसेल बैंकिंग ऑपरेशंस, जो कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग को कवर करते हैं, साथ ही एसोसिएटेड कैश मैनेजमेंट और फाइनेंस सर्विसेज को भी। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेगमेंट ने 27,338.94 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, जो बैंक के टोटल रेवेन्यू का 31.7% है, लेकिन ये सिर्फ 11.8% का कंट्रीब्यूशन था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्योंकि इससे सारी फंडिंग रिटेल आर्म से फुल कॉस्ट पर मिलती है, इसलिए इसे उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ता है जो रिटेल आर्म को देना पड़ता है, विच ईट्स इनटू इट्स प्रॉफिट्स। अपने स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस के अलावा बैंक ऑफ इंडिया का एक ग्लोबल फुटप्रिंट भी है, जिसमें इसके 22 ओवरसीज ब्रांचेस का कंट्रीब्यूशन 11.8% है रेवेन्यू में। बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस टू बुक रेशियो अभी सिर्फ 0.7x है, जो इंडस्ट्री एवरेज 1.05x से काफी नीचे है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स 1 रुपी के नेट एसेट्स के लिए सिर्फ 0.7 रुपीज ही दे रहे हैं, फिर भी कंपनी की अंडरलाइन परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल ईयर 25 एक स्ट्रॉन्ग ईयर था बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16.66% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 16,412 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 45.92% बढ़कर 9,219 करोड़ रुपीस हो गया। बैंक की ग्रोथ 16.76% के इंटरेस्ट अर्न्ड इंक्रीज से कनेक्टेड थी, जो कि 15.33% के एडवांसेस राइज के साथ थी। ये नंबर 6,53,518.22 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। ये सब रॉबस्ट क्रेडिट डिमांड के चलते हुआ रिटेल, एमएसएमई और कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में। फिर भी ये परफॉर्मेंस अचीव किया गया, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.97% से 2.82% तक गिर गया है। ये की मेट्रिक है जो लोन प्रॉफिट को फंडिंग कॉस्ट के बाद मेजर करता है एवरेज अर्निंग एसेट्स के परसेंटेज के रूप में। एनआईएम में 15 बीपीएस डिक्लाइन आरबीआई के रेपो रेट कट के बाद आई। ये वो रेट है जिसमें बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं, इसलिए बीओवाई के लेंडिंग रेट्स तुरंत गिर गए, जबकि डिपॉजिट और फंडिंग कॉस्ट थोड़ा धीरे एडजस्ट हुए, जिसकी वजह से लोन यील्ड्स तेजी से गिरे और फंडिंग कॉस्ट से ज्यादा जल्दी गिर गए। बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्क्वीज को ऑफसेट किया नॉन इंटरेस्ट इनकम के अपटिक के थ्रू। अदर इनकम 46% से बढ़कर 6,233 करोड़ से 9,104 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई।
दिस वॉज ड्रिवन बाय 2 रीजंस। पहला, एसेट मोनेटाइजेशन और डिस्पोजल्स ने 660.46 करोड़ से 2084.06 करोड़ रुपीस तक के गेन्स को बूस्ट दिया, जो 215.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया। दूसरा, रिकवरीज फ्रॉम रिटर्न ऑफ अकाउंट्स को लेकर मैनेजमेंट ने रेजोल्यूशन एफर्ट्स को बढ़ाया। कैश रिकवरीज को 61% ईयर ऑन ईयर बढ़ाकर 1467 करोड़ से 2365 करोड़ रुपीस तक पहुंचाया। टोटल कैश रिकवरी फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड रिटर्न ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 9506 करोड़ तक पहुंची, जो कि 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी को दिखाता है। इससे ओवरऑल रिकवरी रेट 647 बीपीएस इंप्रूव होकर 20.43% तक पहुंच गया। इन रिकवरीज से बैलेंस शीट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्योंकि ग्रॉस एनपीएस मतलब जो लोन्स या एडवांसेस हैं जो डिफॉल्ट होने वाले होते हैं वो 7434 करोड़ रुपीस से रिड्यूस हो गए, जो कि 25.5% ईयर ऑन ईयर का डिक्लाइन है। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो ये बताता है कि ये बैंक अपने ऑब्लिगेशंस को कितना अच्छे से पूरा कर सकता है, 81 बीपीएस ईयर ऑन ईयर इंप्रूव होकर 17.77% हो गया। इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि बैंक ऑफ इंडिया इस एनवायरनमेंट को कैसे नेविगेट करता है और मार्जिन ट्रेंड्स और एसेट क्वालिटी पर क्लोज आई रखनी होगी, ताकि क्रेडिट स्ट्रेस के रिसर्जेंस से बचा जा सके। अब चलिए अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नैटको फार्मास्यूटिकल्स। 1981 में स्टैब्लिश नैटको फार्मा एक मिड साइज फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो फॉर्मुलेशंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज दोनों में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। ये कंपनी 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर्स के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए काम करती है। कई सालों में कंपनी ने कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और ऑन्कोलॉजी में अपनी खास जगह बना ली है, खासकर यूएस में। चलिए अब हम नैटको फार्मा के बिजनेस को और अच्छे से समझते हैं। पहला, एपीआईज। ये वो हिस्सा है कंपनी का जो ड्रग्स के रॉ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, जो या तो इन हाउस यूज के लिए होते हैं या ग्लोबली दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को बेचे जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में एपीआई रेवेन्यूज 201.8 करोड़ तक पहुंचे, जो कि 19% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन को दिखाता है। ये गिरावट कमोडिटी स्टाइल प्राइसिंग प्रेशर्स की वजह से हुई है, जहां अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स काफी प्राइस पर compete करते हैं, और वन ऑफ लार्ज सप्लाई डील्स का अनइवन टाइमिंग भी इम्पैक्ट बनाता है। जबकि एपीआईज टोटल रेवेन्यूज का सिर्फ 4.2% बनाते हैं, ज्यादा ल्यूक्रेटिव फॉर्मुलेशन सेगमेंट को सपोर्ट करते हैं, जहां एपीआईज को टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर आता है दूसरा सेगमेंट, फॉर्मुलेशंस। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेगमेंट ने टोटल रेवेन्यू का 87% कंट्रीब्यूट किया, जो 4159.7 करोड़ रुपीस था। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस में 16% का जंप आया 3759.7 करोड़ तक, जिसमें नैटको की फ्लैगशिप ड्रग जी रेवलिमिड काफी मार्केट शेयर गेन कर रही थी यूएस में, जो एक्सपोर्ट रेवेन्यूज का एक सब्सटैंशियल हिस्सा बन गया। यूएस के अलावा नैटको का कैनेडियन और ब्राजीलियन सब्सिडरीज में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वहीं डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन आर्म में 3% का मॉडस्ट ग्रोथ हुआ 400 करोड़ रुपीस तक, जो लार्जली कंपटीशन इंड्यूस प्राइसिंग प्रेशर्स की वजह से था। तीसरा, नैटको एक नया वर्टिकल क्रॉप हेल्थ साइंसेज एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये एग्रोकेमिकल डिवीजन है जो सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस पे फोकस करता है, लेकिन ये अभी तक काफी अर्ली स्टेज में है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस यूनिट से रेवेन्यूज 45% ईयर ऑन ईयर गिर गए 108.3 करोड़ रुपीस से 59.8 करोड़ रुपीस तक। ये शार्प ड्रॉप 3 मेन रीजंस की वजह से हुआ। पहला, ये अभी एक ग्रीनफील्ड वेंचर है जिसे स्केल होने में 4 से 5 साल लगेंगे। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 25 में 60 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के साथ ये अभी 160 CR के ब्रेक इवन रेवेन्यू से काफी नीचे है। और तीसरा, फ्लैगशिप प्रोडक्ट ना होने की वजह से प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करने में मुश्किल हो रही है और ये यूनिट लॉसेस में चल रहा है। फोर्थ, नैटको का अदर इनकम फाइनेंशियल ईयर 25 में एक सिग्निफिकेंट बफर के रूप में उभर कर आया। ये 145.8 करोड़ से बढ़कर 362.7 करोड़ तक 2 गुना हो गया, जो एपीआई और एग्रोकेमिकल स्लोडाउन के इम्पैक्ट को कुशन करता है। लेकिन कोर फॉर्मुलेशंस बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहा और नैटको ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 4784 करोड़ के अचीव किए,
जो 4126.9 करोड़ से 16% ज्यादा था फाइनेंशियल ईयर 24 में। इन रिजल्ट्स को और भी इंप्रेसिव बनाने वाली बात है नैटको की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ। नैटको का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.04 है, जो वर्चुअली डेट फ्री है। इसलिए कंपनी को R&D में इन्वेस्ट करने, एक्विजिशंस करने या नए वर्टिकल स्केल करने का सिग्निफिकेंट हेडरूम मिलता है बिना फाइनेंशियल लेवरेज के बर्डन के, और इसके मार्जिन्स इस ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 20 में 30.4% से स्टेडीली बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 49.6% तक पहुंचे। इसके अलावा पी रेशियो 8.7x है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज 19.5x से कम है और इंडस्ट्री एवरेज 33.8x से काफी नीचे। लेकिन इसके बावजूद मार्केट को कॉशियस रहने की अच्छी वजह है। क्यों? पहला, कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट G-Rev लिमिट का पैटेंट प्रोटेक्शन फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक खत्म हो जाएगा। जब ये होता है तो दूसरे जेनेरिक कंपेटिटर्स मार्केट में आएंगे और प्राइसेस को शार्पली नीचे ले जाएंगे। मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक इससे रेवेन्यूज में 20% की गिरावट हो सकती है और प्रॉफिट्स में 30% की गिरावट हो सकती है। ये एक बड़ा हिट है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि कंपनी अपने मेजॉरिटी प्रॉफिट्स के लिए कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स पर ही रिलाई करती है, जो एक्सक्लूसिविटी के एंड होने पर वॉलेटिलिटी के लिए एक्सपोज करते हैं। फिर एक वर्किंग कैपिटल चैलेंज भी है। फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी के इन्वेंट्री डेज 405 तक पहुंचे, जो एक साल की इन्वेंट्री को कैरी करता है, जिसमें लार्जली बफर स्टॉक्स होते हैं जो लॉन्ग लीड टाइम्स के प्रोडक्ट्स के होते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि कैश कन्वर्जन साइकिल 362 डेज तक स्ट्रेच हो गई। ऐसी लंबी साइकिल्स कैश को लॉक कर देती हैं, लिक्विडिटी को कंस्ट्रेन करती हैं और कंपनी को अग्रेसिवली ग्रोथ इनिशिएटिव्स में रीइन्वेस्ट करने में लिमिटेशंस ला सकती हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद नैटको इज फार फ्रॉम स्टैंडिंग स्टिल। नैटको अपनी पोस्ट G-Rev लिमिट एरा की प्लानिंग कर रहा है, 2 कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू लॉन्चेस के साथ, रिस्टिप्लैम और सेमाग्लूटाइड। फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक जो G-Rev लिमिट के डिक्लाइन को ऑफसेट कर सकते हैं और रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हैं। प्लस नैटको के पास 7,571 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स हैं, जिसमें 3,500 करोड़ से ज्यादा कैश है। और मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि कंपनी इस साल कम से कम एक एक्विजिशन क्लोज करने की सोच रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। एंड कंपनी 400 CR एलोकेट कर रही है नेक्स्ट जनरेशन R&D के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल से लेकर सेल और जीन थेरेपीज तक। कंक्लूजन में, जहां नैटको अपने हिस्टोरिकल और पीयर वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कॉशन को हाईलाइट करते हुए, क्योंकि नियर टर्म हेडविंड्स खासकर G-Rev लिमिट के पैटेंट एक्सपायरी से रियल रिस्क हैं। लेकिन कंपनी का ड्राइव रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ब्रॉडन करने का, अपने US पाइपलाइन को बोल्स्टर करने का और फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट करने का लॉन्ग टर्म वैल्यू अनलॉक कर सकता है। अंत में एग्जीक्यूशन नेक्स्ट 2 इयर्स में ये डिसाइड करेगा कि मार्केट स्टॉक को रीरेट करेगा या नहीं। नेक्स्ट, द थर्ड एंड द लास्ट कंपनी इज LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमोट की गई है, जो कंपनी में 45.24% स्टेक रखती है। अब चलिए कंपनी के पोर्टफोलियो को समझते हैं, जो 4 सेगमेंट्स में क्लासिफाइड है। पहला, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं फॉर इंडिविजुअल्स, जो उनके घर खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं। ये टोटल लोन बुक का लगभग 85% हिस्सा है। दूसरा, नॉन हाउसिंग इंडिविजुअल लोन्स, जो इंडिविजुअल्स को उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बिजनेस या पर्सनल नीड्स के लिए दिए जाते हैं, जो लोन बुक का 10.3% हिस्सा है। तीसरा, नॉन हाउसिंग कमर्शियल लोन्स, जो बिजनेसेस को कमर्शियल एसेट्स जैसे कि ऑफिस प्रेमिसेस खरीदने के लिए दिए जाते हैं। लास्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स, जो डेवलपर्स को दिए जाते हैं, जैसे कि शोभा और प्रेस्टिज को लार्ज टिकट एंड टू एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, जो प्रोजेक्ट के अपने कैश फ्लो से रिपे किए जाते हैं। मिलाकर नॉन हाउसिंग कमर्शियल और प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स टोटल लोन बुक का 4.7% रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल कंपनी का लोन पोर्टफोलियो पिछले 5 सालों में 7% CAGR से ग्रो किया है। इसके अलावा कंपनी के डिसबर्समेंट्स में शिफ्ट देखा गया है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस 48% ईयर ऑन ईयर और नॉन हाउसिंग इंडिविजुअल लोन्स 21% ईयर ऑन ईयर ग्रो किए हैं, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं। लेकिन ये शिफ्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि ये सेगमेंट्स हायर यील्ड्स देते हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट फाइनेंस और नॉन हाउसिंग इंडिविजुअल लोन्स में डिसबर्समेंट्स को प्रायोरिटी दी है।
ताकि पोर्टफोलियो की यील्ड बूस्ट हो सके। इसके अलावा लोन्स को अब 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें स्टेज 1 हेल्दी एसेट्स को कवर करता है, स्टेज 2 एलिवेटेड रिस्क वाले लोन्स को कवर करता है और स्टेज 3 क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन्स को कवर करता है। स्टेज 3 क्रूशियल है क्योंकि ये उन लोन्स को फ्लैग करता है जो डिफॉल्ट होने वाले हैं। अब स्टेज 3 का एक्सपोजर फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.31% से फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.47% तक गिरा है, जो कि ये दिखाता है कि सीरियसली ट्रबल लोन्स कम हो गए हैं। इन एसेट्स के लिए प्रोविजंस फाइनेंशियल ईयर 25 में 3,894 करोड़ तक रिड्यूस हो गए, जो पिछले साल 4,877 करोड़ थे। इसका मतलब है कि बेहतर एसेट क्वालिटी ने एब्सोल्यूट प्रोविजनिंग नीड्स को रिड्यूस किया है और पोटेंशियल लॉसेस के लिए स्ट्रॉन्ग बफर प्रिजर्व किया गया है। इन सब इम्प्रूवमेंट्स के बावजूद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,429 CR तक पहुंच गया और ईयर ऑन ईयर 14% इंक्रीज दिखाई। और ये कोई वन ऑफ नहीं है, पिछले 5 सालों में पैट ने 19% CAGR से ग्रो किया है। लेकिन एक की प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.08% से फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.73% तक गिर गया है। मतलब कि कंपनी ने हर 1 रुपये पर कम कमाया है जो उसने इस साल लेंड किए। लेकिन ये डिक्लाइन कैसे आया? पहला, फास्टर लोन रेट कट्स वर्सेस लोअर फंडिंग रीप्राइसिंग। जब आरबीआई ने 2025 में रेपो रेट को 2 बार कट किया, पहले 6.5% से 6.25% फरवरी में और फिर 6% अप्रैल में, LIC हाउसिंग ने तुरंत अपने फ्लोटिंग रेट होम लोन बोरोवर्स को ये रिडक्शंस पास ऑन किए, जिसकी वजह से उसके लोन यील्ड्स तुरंत गिर गए। इसके दौरान उसकी फंडिंग जैसे डिबेंचर्स, दूसरे बैंक्स और नेशनल हाउसिंग बैंक फ्री फाइनेंस लाइंस पुरानी हायर कूपन्स पे चलती रही। इसका रिजल्ट ये था कि इंटरेस्ट इनकम जल्दी गिर गई, जबकि इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहा, जिसकी वजह से कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्क्वीज हो गया। दूसरा, बैंक्स और नॉन बैंक कंपेटिटर्स अग्रेसिवली होम लोन प्राइसिंग कट कर रहे हैं। बैंक्स कासा डिपॉजिट्स को लेवरेज करते हुए 8% से नीचे रेट्स ऑफर कर रहे हैं, जिससे LIC हाउसिंग को अपने लेंडिंग रेट को मार्केट शेयर डिफेंड करने के लिए नीचे लाना पड़ा। ये रीप्राइसिंग ने एडवांसेस पर एवरेज यील्ड को 10 BPS से 9.79% तक कट कर दिया और लेगेसी बोरोइंग्स पर अब भी हायर कूपन्स लग रहे थे, जिससे नैरोअर यील्ड्स ने NIM को कंप्रेस किया। लेकिन इन सब के बीच स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है? LIC हाउसिंग का करंट प्राइस टू बुक 0.88x है, जो उसके 10 साल के मीडियन 1.2x और इंडस्ट्री एवरेज 2.09x से काफ़ी नीचे है, जबकि ये अंडर वैल्यूएशन ज़्यादातर मार्केट के कंसर्न को रिफ्लेक्ट करता है NIM कंप्रेशन और फंडिंग कॉस्ट वॉलेटिलिटी के बारे में रेपो रेट कट्स के चलते। अगर मैनेजमेंट मार्जिन्स को स्टडी करने में सक्सेसफुल होता है, फंडिंग कॉस्ट कट करने या हायर यील्ड लोन्स एक्सपैंड करने में, तो स्टॉक री रेट हो सकता है अगर मार्जिन हेडविंड्स टेम्परेरी साबित हों। तो ये थे 3 स्टॉक्स जिनका PE रेशियो तो 10x से भी कम है, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो पोटेंशियल मैसिव दिखता है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बिलीवर हो तो ये स्टॉक्स आपके रडार पे ज़रूर होने चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, और कमेंट करके बताएं आपको इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट and keep growing. I'll see you in the next one. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.